हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पर यूनिट 6 कंप्लीट की थी और आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूनिट 7 के बारे में। तो यूनिट 6 थी आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, जो हमने कल कंप्लीट कर ली। और यूनिट 7 है इसमें, जो हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे, जो है आपकी काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें आपको पॉलीमर के बारे में डिस्कस करना है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। आपका मोनोमर यूनिट थी, जुड़कर पॉलीमर बना रही थी, और जो मोनोमर यूनिट जुड़कर पॉलीमर बना रही थी, ये प्रोसेस आपका क्या कहा जा रहा था, पॉलीमराइजेशन। तो इस यूनिट में हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म के बारे में किस तरह से आपकी एक मोनोमर यूनिट दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होगी और एक अलग पॉलीमर बनाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो पॉलीमराइजेशन के बारे में। पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है, दो मोनोमर कंपाउंड होंगे आपके, जुड़ेंगे और अलग से क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो रिएक्शन कैसी है, केमिकल है। केमिकल रिएक्शन इन विच लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स कंबाइन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। मतलब क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड, या ये कह सकते हो कि आपके दो मोनोमर यूनिट, दो या दो से ज़्यादा और ज़्यादा मोनोमर यूनिट, कम से कम दो मोनोमर यूनिट तो जोड़ेंगे ही, तभी तो आपका नया कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड क्रिएट करते हैं। अब देखो इसमें आगे, पॉलीमराइजेशन अकर्स इफ द मोनोमर्स हैव द प्रॉपर फंक्शनैलिटीज। मतलब क्या कहा गया है कि पॉलीमराइजेशन तब पॉसिबल हो सकता है अगर आपके मोनोमर यूनिट के पास कुछ प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप्स किस तरह से, जैसे आपका क्या है, OH, COOH ग्रुप आ जाए, NH2 ग्रुप आ जाए, यानी कि इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए जो आपके क्या कर दे, कंपाउंड को एक्टिव करें। अब कंपाउंड को एक्टिव करें, और भी आ सकते हैं, SH आ सकता है, NCO आ सकता है, और भी ग्रुप है SH, NCO, इस टाइप के आपके जितने भी ग्रुप्स हो सकते हैं वो सब इसमें कंबाइन हो सकते हैं। तो आप देखो पॉलीमराइजेशन जो है आपका दो पार्ट में किया गया। पॉलीमराइजेशन दो पार्ट कैसे, देखो जब हमने लास्ट टर्न पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि पॉलीमराइजेशन 5 पार्ट से होता है, जिसमें से एक पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन अगर आपको नहीं पता, तब नहीं समझ में आए, तो अब समझ आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें भी एडिशन और कंडेंसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉलीमराइजेशन जो है ये आपका दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉलीमराइजेशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पॉलीमराइजेशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट है एडिशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता था, अगर किसी को पता हो तो बताओ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या आते थे, कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको बता देती हूँ, वो आते हैं जिसमें दो मोनोमर यूनिट जुड़ेंगी और एक साथ जुड़कर क्या बनाएंगी, पॉलीमर बनाएंगी। लेकिन जुड़ने के साथ साथ वो एक यूनिट, एक या कह सकते हो एक टाइप की स्पीशीज आउट करती है, जैसे आपका वाटर हो जाए, अमोनिया हो जाए, अल्कोहल हो जाए, या HCl हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए। ये टाइप के आपकी स्पीशीज किसमें, कंडेंसेशन पॉलीमर में आउट होती है। ठीक इसी तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी आउट होंगी। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक और नेम है जो है आपका, क्या है वो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैसे है, इसमें जब हम इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। और सेकंड पार्ट कौन सा है इसका, सेकंड पार्ट है आपका इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन, और जिसका दूसरा नेम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और
आपके कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले भी लिखा चुके हैं इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। जैसे आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कुछ जो टाइप्स हैं वो उनके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है, इनके मैकेनिज्म को देखेंगे और इनके काइनेटिक्स यानी कि कुछ एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ से हम किसके लिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन के मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो अब यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म किस तरह से करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे अब तक हमने रिएक्शन करते थे, डायरेक्ट हम जोड़ देते थे, 2 मोनोमर यूनिट लिए और डायरेक्ट जोड़ दिए, डायरेक्ट पॉलीमर बना दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक स्टेप लेंगे, एक एक स्टेप को उठाएंगे और इसके पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले मेरी बात सुनो, इसमें हम लेंगे 2 अलग अलग क्या मोनोमर यूनिट, 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट। एक तो इसमें ले लो डायॉल ले लो जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो और एक डाई बेसिक ले लो जिसमें 2 बेस प्रेजेंट हो। तो किस तरह से ले सकते हो, जैसे एक इसमें हमने मान लिया, एक क्या लेंगे, डायॉल लेंगे, जैसे आपका जिसमें 2 साइड OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एक इधर एक इधर, यहाँ आपके नॉर्मली ग्रुप प्रेजेंट है CO, या एल्काइल ग्रुप ले लो, यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। फिलहाल सिंपली करके चलते हैं सारी चीज़ों को। और एक साइड हमने क्या लिया, एक साइड दूसरा कंपाउंड ले लिया, दूसरा कंपाउंड जिसमें एक साइड COOH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम इस तरह से खोल कर लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है। ये हमने क्या ले लिए हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड ले लिए, इसको फर्स्ट नेम दे दिया और इसको सेकंड नेम दे दिया। इस तरह से 2 कंपाउंड हो गए। अब पॉलीमराइजेशन हम कैसे करते हैं, पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं बताओ। अब तक हम इसमें रिएक्शन करते आए हैं, रिएक्शन किस तरह से होती है, रिएक्शन में इस वाले ग्रुप का, डायॉल वाले ग्रुप का H और आपके डाई बेसिक वाले ग्रुप का क्या लेंगे, OH ग्रुप लेंगे। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे यहाँ से, तो आपका H2O रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, यहाँ से H2O रिमूव कर देती हूँ। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें आपका H2O रिमूव हो, NH3 रिमूव हो या ROH रिमूव होना जरूरी है। कोई भी स्पीशीज आपकी यहाँ से निकलनी चाहिए, चाहे HCl निकले, HBr निकले, जो भी निकले। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें आगे क्या करोगे, जब यहाँ से आपका ये H2O निकल जाएगा तो ये C कार्बन जो होगा बॉन्ड किससे बनाएगा, ऑक्सीजन से बनाएगा। बनाओ यहाँ से बॉन्ड किस तरह से बनेगा, ये HOR, यहाँ से क्या आ जाएगा O, और ये बॉन्ड किससे बनाएगा, इस वाले कार्बन एटम से। बाकी आपका ग्रुप ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ये जो आपका यहाँ से थर्ड चीज बनी है, ये क्या बनी है, यहाँ से थर्ड चीज बनी है। अब देखो इसमें क्या है, नई क्या चीज है इसमें, देखो ये आपकी तीसरी नई चीज बनी है जो है आपका एस्टर। बीच में अगर COO ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं ना। तो यहाँ से ये क्या बना है, एस्टर। अब देखो इसके पास अपने अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे, इस साइड OH कंटेन कर रहा है, इस साइड COOH कंटेन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये इसी टाइप से एक इसके साथ अटैच होगा, एक इसके साथ अटैच होगा। जब मैंने आपको क्या बताया था, 2 मोनोमर यूनिट सिमिलर हो या डिफरेंट हो, बार बार जब रिपीट होती है और साथ में जुड़ती है, एक ही कंपाउंड के साथ में जुड़ती है, तब क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। तो बस आपको यही यूनिट बार बार रिपीट करनी है और पॉलीमर बनाना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट वाले कंपाउंड को रिपीट करोगे। क्या करोगे, फर्स्ट वाला कंपाउंड ऐड करोगे, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख लो चाहो तो, यहाँ पर प्लस करोगे आप यहाँ से ROH। अब किस तरह से रिएक्शन होगी, बिल्कुल सिंपली तरीके से रिएक्शन होगी। इसका OH और इसके एक H के साथ रिमूव हो जाएगा। क्या निकलेगा, यहाँ से आपका H2O निकलेगा। देखो यहाँ से H2O निकला, यहाँ से एक H2O निकला, इसी तरह से आपके H2O रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाला ग्रुप आपका कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक इस फॉर्मेट में आ जाएगा HO। ये तो ऐसे ही रहेगा, इतना R, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये R, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये O, ROH। ठीक है, ये R, ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ O, ROH। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई। अब इसके बाद क्या है,
इसके बाद यहाँ से ये ग्रुप आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया। अब इसके बाद कौन रिएक्ट करेगा, इसके बाद आप सेकंड वाला कंपाउंड यहाँ पर डाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट वाला डाला था, अब इसके बाद क्या डालोगे, सेकंड वाला कंपाउंड इसमें ऐड करोगे, सेकंड कंपाउंड ऐड करोगे। सेकंड कंपाउंड क्या है बेटा, सेकंड कंपाउंड है आपका ये, चाहो तो लिख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OH। अब ठीक इसी तरह से ये इसका OH का H और इसके OH के साथ रिमूव हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये ग्रुप आपका कहाँ जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये HOROC डबल बॉन्ड ORC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन R, ऑक्सीजन, ये H, ये OH रिमूव होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, C डबल H ग्रुप आ गया। अब इसके बाद कौन सा ग्रुप जोड़ सकते हो, फर्स्ट ग्रुप जोड़ सकते हो। तो इसी तरह से n नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, जैसे अभी हमने पहला जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर उसके बाद पहले का नंबर आ गया, फिर उसके बाद दूसरे का नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आपके नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे और पॉलीमर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n नंबर ऑफ यूनिट लेकर कर सकते हो, n नंबर ऑफ यूनिट, और जो इसकी टोटल फाइनल रिएक्शन होगी वो भी करके बता दूंगी आपको। पहले आप इसका मैकेनिज्म को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। देखो n मॉलिक्यूल्स लोगे फर्स्ट कंपाउंड के, n मॉलिक्यूल्स ही लोगे सेकंड कंपाउंड के और रिएक्शन कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OH R OH। या फिर अगर इसमें चाहो तो आप दूसरा भी ले सकते हो चेंज करने के लिए। दूसरा किस तरह से, कि जैसे हमने इसमें R लिया है, देखो किस तरह से दूसरा कह रही हूँ मैं। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH। जैसे अगर आप इसका दूसरा मॉलिक्यूल लोगे तो आप यहाँ पर R' लगा दो ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, ये भी कर सकते हो इसमें। तो आप यहाँ से क्या करोगे, n मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दोनों कंपाउंड के क्या लेने हैं, n मॉलिक्यूल्स लेने हैं। n मॉलिक्यूल्स लोगे, यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, n नंबर ऑफ डायॉल और n नंबर ऑफ डाई बेसिस लेंगे और इसके बाद पॉलीमराइजेशन कर देंगे। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये आपका ग्रुप सिंपली इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपके n यूनिट्स बन जाएंगे। n यूनिट्स किस तरह से बनेंगी, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से मान लो कोई सा भी ग्रुप पहले रख सकते हो, मर्जी है आपकी। ये रख लो HOROH और OH रिमूव हो जाएंगे, H2O रिमूव होंगे। तो यहाँ से क्या करोगे, n-1 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे H2O के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये OH। अब मॉलिक्यूल किस तरह से लिखोगे, तो मॉलिक्यूल आपके इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ से n मोल्स लोगे और n मोल्स यहाँ से लिया जाएगा। अब ये हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो आपका C डबल OH ग्रुप का था उसका कौन रिमूव हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है, OH बॉन्डिंग कर रहा है निकल के, और यहाँ से आपका डायॉल वाला ग्रुप था, इसमें से OH रिमूव हो रहा था, इसलिए हमने बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक किए। ठीक है, और ये यहाँ से निकल गया n मोल्स और यहाँ से वाटर रिमूव होता है 2n-1, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे 2n, अगर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो n कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा और उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ मैकेनिज्म तो हो गया कंप्लीट। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज और बताती हूँ आपको। पहले आप मैकेनिज्म का जो फाइनल रिएक्शन निकल के आई है उसे नोट करो। देखो अब इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे देखो। इसमें ये क्या है, इसमें आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में कम से कम 2 यूनिट लेनी है। दोनों यूनिट के पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपका जो इसमें से पॉलीमराइजेशन है फंक्शनल ग्रुप के बीच होना चाहिए। पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसमें। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो दूसरा नाम रखा था वो हमने क्या रखा था, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रखा था। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहा गया, आपने देखा यहाँ से इसमें क्या किया था हमने, पहले हमने इस तरह से 2 मॉलिक्यूल लिए थे, फिर एक कंपाउंड बनाया था, फिर उसके बाद हमने एक स्टेप किया था जिसमें हमने पहले वाला मॉलिक्यूल मिलाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया जिसमें दूसरा मॉलिक्यूल बनाया, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप करते जिसमें पहला मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप जिसमें सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता, कंबाइन किया जाता है। इसीलिए इसमें स्टेप पे स्टेप इंक्रीज होते चले जाते हैं और ये स्टेप तब तक इंक्रीज होते हैं जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड चेन लेंथ का पॉलीमर प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें काइनेटिक्स से रिलेटेड है। पहले आप क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो।
देखो अब इसमें आगे काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैंने भी आपको क्या बताया था कि इसमें आप क्या करते हो, फॉर्मूले डिराइव करते हो। क्या करते हो, फॉर्मूला निकलता है, किसका निकलता है, काइनेटिक्स से रिलेटेड। मतलब इसमें क्या निकलेगा, इसमें आपको क्या लेना है, दो कंपाउंड लेने हैं। जैसे अभी हमने रिएक्शन की थी उसमें हमने क्या लिए थे, दो कंपाउंड लिए थे, एक हमने डायॉल लिया था, एक डाइबेस लिया था। इसी तरीके से एक और कंपाउंड ले लो और रिएक्शन देख लो, समझ में भी आ जाएगी आपको। जैसे ग्लाइकॉल ले सकते हो और एडिपिक एसिड ले सकते हो, ग्लाइकॉल और एडिपिक एसिड लो और उसका कंडेंसेशन करो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करो, ठीक है। करके देखो, यहां से ग्लाइकॉलिक एसिड, ग्लाइकॉल लो और आपका एडिपिक एसिड। ग्लाइकॉल क्या होता है आपका, OH CH2 CH2 OH, ये होता है ग्लाइकॉल। एडिपिक एसिड में क्या होता है, आपके COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। N मोल्स लेकर ही करना रिएक्शन, या डायरेक्ट या मैकेनिज्म भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो यहाँ से आप OH CO और यहाँ से आप क्या लेते हो, CH2 का होल फोर्थ लेते हो और COOH, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसका नॉर्मल पॉलीमराइजेशन करोगे। नॉर्मल पॉलीमराइजेशन करोगे बेटा, इसी तरह से आपका यहाँ से HOH रिमूव होगा, N-2N-1 नंबर ऑफ मोल्स आपके वाटर के रिमूव होंगे, -2N-1 H2O आपका यहाँ से निकल जाएगा बाहर। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, इन्हें बस कंबाइन करके लिख दो। ये क्या हो जाएगा, HO CH2 CH2, यहाँ से O, ये COO CH2। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको समझा दिया कौन सा बॉन्ड कैसे जोड़ा है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो, पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा OH और N, और ये यहाँ पर हम ब्रैकेट ऐसे क्यों लगा रहे हैं ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्या हम इसे एक इक्वेशन मान सकते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, काइनेटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं। इसे मान ली हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पर हमने लिया है A, ये कंपाउंड का नाम रख दिया मैंने A, और इसका नाम रख दिया, क्या रखूंगी मैं, B। इस कंपाउंड का नाम रख दिया B, और यहाँ से ये हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड हो रहा है AB। और ये रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन जो होती है बेटा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, हालांकि वो हम रिएक्शन में दिखाते नहीं है, तो जब हम इसकी काइनेटिक्स के लेकर बात कर रहे हैं तो हम कैटलिस्ट शो करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये कंबाइन हो जाएगा। जैसे आपका ये A है और ये B है और ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है, AB बना रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा AB, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और आपका क्या निकलेगा, और आपका कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद रिमूव हो जाना है। ये तो आप सभी जानते हो कि कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद रिमूव हो जाता है, कैटलिस्ट निकल गया ये, ठीक है। अब इसे भी मान सकते हो एक इक्वेशन। अब हम इन्हें इक्वेशन क्यों मान रहे हैं, इनको हम यूज करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, आगे इसमें क्या करोगे। अब देखो, यहाँ से हम रिएक्शन का रेट लिखेंगे, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का वेग कितना है, यहाँ से हम लिखेंगे। तो बेटा आपका ये रिएक्शन का रेट होता है, समानुपाती होता है किसके, A और B और कॉम्प्लेक्स के। यहाँ पर A लिया जाएगा, यहाँ पर आपका B लिया जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका कैटलिस्ट आ जाएगा, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, इक्वल लग के कांस्टेंट किया आ जाता है। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल लग के कांस्टेंट आ जाएगा। इसे भी क्या मान लो, इसे भी एक इक्वेशन नंबर मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसके बाद देखो आगे इसमें क्या करोगे, इसका जब आप क्या करते हो, इसको जब आप इक्वेशन नंबर 3 को H प्लस आयन के उसमें कैटलिस्ट के उसमें हम क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं। एस्टरिफिकेशन बेस का करेंगे हम, यहाँ से एस्टरिफिकेशन करेंगे रिएक्शन का, और जो आपके H प्लस आयन के थ्रू कैटेलाइज्ड होगी, जो आपकी किसके थ्रू कैटेलाइज्ड होगी, H प्लस आयन, जो आपका क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो, इसमें आगे क्या लिखोगे, लिखो इसमें, इफ the esterification reaction, if the esterification reaction is catalyzed
इज कैटलाइज्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड बाय H प्लस आयन, ऐसे भी लिख सकते हो। इज कैटलाइज्ड बाय H प्लस आयन, इस तरह भी लिख सकते हो। इज एसिड कैटलाइज्ड, ऐसे लिख लो, इज एसिड कैटलाइज्ड बाय H पॉजिटिव आयन, इसके थ्रू कैटलाइज्ड होता है। और हम इसमें क्या मान लेते हैं, अगर आपके A और B क्या हो, इक्वल हो, A और B अगर यहाँ से आपके इक्वल दे दिए जाएं और A और B आपके इक्वल दे दिए जाएं, तब आपकी इक्वेशन नंबर 3 किस तरह से लिखी जाएगी। तब आपकी इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज करेगी, इम्प्लाइज का मतलब कुछ आगे इस तरह से लिखी जाएगी कि रेट जो होगा इक्वल हो जाएगा किसका, किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ऑफ A के अपॉन dt, और जिसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि रेट जो होगा आपका इक्वल होगा के H पॉजिटिव आयन और A के स्क्वायर के। अब ये ऐसा कैसे हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल है। हमने इस रिएक्शन को क्या किया है, एस्टरिफिकेशन किया है, जो H प्लस आयन की कैटलिस्ट की रिएक्शन में हो रहा था। H प्लस आयन कैटलिस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट आ जाएगा। अब जब मैंने यहाँ से कहा A और B इक्वल है, तो हम यहाँ पे B की जगह पर क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं। तो क्या हम A को और इस वाले A को जब हम इनको साथ में लिख सकते हैं, तो इनको कंबाइन करके इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमने बस यहाँ पर यही किया है। इसको भी क्या मान सकते हो, एक इक्वेशन मान लो, ये यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इन्हें सारी इक्वेशन को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर मत रखो, साथ के साथ नोट करो, क्योंकि इन इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे देखेंगे। नोट कर ली सारी इक्वेशंस आपने। अब देखो इसमें आगे, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कंपाउंड लिया था। अब जैसे कंपाउंड लिया, एक मोनोमर यूनिट ली, स्टार्टिंग में हमने 2 कंपाउंड ले लिए। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कंपाउंड इसमें ऐड करे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे क्या हो रहे हैं, कुछ आपके इक्वेशंस, कुछ आपकी यूनिट्स आपकी रिमूव भी तो हो रही हैं। जैसे आपने इक्वेशन की थी इसमें, अभी ये एडिपिक एसिड और ग्लाइकॉल को लेकर रिएक्शन की थी, तो उसमें हमारा क्या वाटर रिमूव हो रहा था। हम मॉलिक्यूल्स तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ स्पीशीज उसमें से आउट भी हो रही है। तो हमारा यहाँ जो टोटल कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की या मोनोमर यूनिट्स की, टोटल कंसंट्रेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे इनिशियल में यानी कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपके आके जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो एक ये है A है और इसमें हमने क्या जोड़ा, B जोड़ा, तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स बन गया AB बन गया और यहाँ से आपका C रिमूव हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर इसमें A मिला रहे हो, फिर यहाँ से क्या बना, B बना, फिर उसके बाद यहाँ से D रिमूव हो गया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ आपके मॉलिक्यूल्स रिमूव भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन और आफ्टर टी टाइम मतलब T बेटा हमने एक समय मान लिया है कि कुछ समय पश्चात उसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, कुछ कंसंट्रेशन में आपकी चेंज भी आएगी। तो यहाँ से हमने इसको लेकर जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है उसको लिखा है, और जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। अब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाल रहे हैं हमने तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया था, इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से कि आपने इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलाए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपके इसमें जुड़ गए हैं, और इसमें कुछ नंबर्स आपके रिमूव भी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर N-1 H2O रिमूव हुआ था इस तरह से, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आगे लिख सकते हो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर Z बार N से, यानी कि Zn का बार, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपकी इक्वल होगी NO/NT के। NO/NT क्या है बेटा, यहीं पे लिख लो, इसमें ये Xn क्या है, आपके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लिखो, इक्वेशन नोट करो, फिर उसके बाद लिखो, फटाफट लिखो, अभी बहुत सारा प्रूफ रह रहा है। Xn लिखो, Xn क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, N है, NO है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लेकर ही बात करेंगे, जो आपका फंक्शनल ग्रुप
ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, या नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो आपके इनिशियली प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर फंक्शनल ग्रुप क्या ले, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर एनटी क्या है, आफ्टर टी टाइम जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, आफ्टर टी टाइम जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और आगे क्या करोगे, जो आपके नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, mn से रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली, mn से ही किया जाएगा। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, mn बार इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है mo के बार और आपके xn के बार के। mo क्या है बताओ बेटा, MO है आपके जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, ये वो है। और XN है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो आपका MN है, MN क्या होता है, MN आपका इक्वल होता है जो आपके मोनोमर मॉलिक्यूल के अंदर जो आपकी मोनोमर यूनिट रिपीट हो रही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और अपॉन में क्या आता है, जो नंबर होता है मोनोमर का, नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, ये होता है mn इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर एवरेज, नंबर एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास होता है। देखो यहाँ से सबसे पहले तो आप इनको मानो इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर यहाँ से मेरे ख्याल से 4 इक्वेशन बनी थी, ये 5 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, देख लेना, एडजस्ट कर लेना, इक्वेशन नंबर सीरियल में डालते चलना। देखो अब इसके आगे क्या लिखोगे, mn लिखोगे, mn इक्वल्स टू होता है, अभी बताया आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, फटाफट लिखो, मॉलिक्यूलर mass of the repeating units, mass of the repeating units, repeating units के molecular mass जो आपके बार बार रिपीट हो रही है, repeating units, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट्स इन द रिपीटिंग यूनिट, मतलब जितने आपके नंबर मोनोमर्स लिए गए हैं, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इन द रिपीटिंग यूनिट, जितने आपके मोनोमर लिए गए हैं, टोटल मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर्स इन रिपीटिंग यूनिट, इन रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट के अंदर कितने मोनोमर्स आपके लिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो P किसके इक्वल होगा बेटा, P आपका इक्वल होगा जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके कैसे लिए गए हैं, जो आपके रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी हमने रिएक्शन की थी, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन कर रहा था, दूसरा ऐसे ही था, दूसरा बाद के लिए छोड़ा गया था, तो यहाँ पर P इक्वल टू होएगा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच हैव रिएक्टेड, अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो इनिशियली प्रेजेंट होंगे, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे। लिखो नंबर ऑफ, असली खेल यहाँ से शुरू है अब, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच हैव रिएक्टेड, जो आपके रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, विच हैव रिएक्टेड, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो इनिशियली प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपके इनिशियली प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इनिशियली प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है बेटा, यहाँ से क्या है, P क्या माना है, P हमारा है यहाँ से आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या मान सकते हो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मान सकते हो, लिख सकते हो P क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसके लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए पॉलीमराइजेशन, ठीक। अब आगे देखो, इसमें आगे क्या होगा, आगे आपने यहाँ से इनको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ से ये जो आपकी इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हो, देखो जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपके रिएक्ट कर रहे होंगे ये कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो आपके ये इक्वल होंगे इनिशियली प्रेजेंट में से जो आपके T टाइम्स बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उन्हें रिमूव कर दोगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, N0 आ जाएगा, N0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या कर सकते हो, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला, यहाँ पर क्या लिखोगे, NO होगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनिशियली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट आफ्टर T टाइम, जो T टाइम बाद प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से इसको भी इक्वेशन मान सकते हो, क्या मान सकते हो, इसको भी इक्वेशन मान सकते हो, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू CO माइनस CT अपॉन CO,
ये क्या है बेटा, ये हमने कंसंट्रेशन को लेकर माना है। देखो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिए, ये है हमारी कंसंट्रेशन। लिखो इनके आगे, रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी और इनके आगे लिखो या फिर वीडियो पॉज करके नोट करो। NO है जो इनिशियली प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, NT है जो T टाइम बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, CO है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इनिशियली, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट आफ्टर C टाइम, जो आपका CT से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नोट करो इन्हें सारों को। देखो अब यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा अब हम इन रिएक्शन को यूज करेंगे, इन रिएक्शन को यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, NO/NT की वैल्यू निकालेंगे और NO/NT की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो यहाँ से आप इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू किस तरह से निकलेगी? बिल्कुल सिंपल है यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू निकालना। तो इक्वेशन 7 इंप्लाइज करेगी यहाँ से, कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू NO से डिवाइड कर लो तो NO/NO हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस NT/NO हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू 1 माइनस NT/NO। अब हमें क्या चाहिए? NO/NT की वैल्यू चाहिए, एक साइड कर लो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये 1 आपका, ये P इधर आ जाएगा और ये NT/NO इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा NT/NO इज इक्वल टू 1 माइनस P। लेकिन हमें क्या चाहिए? रिवर्स चाहिए, NO/NT चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? इसको पलट देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? NO/NT इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस P। ये निकल आया 1/1 माइनस P। अब इसको वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 5 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 5 क्या इंप्लाइज करेगी यहाँ से? XN का बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस P। ये हो गया। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? इनके लिए C को लेकर कंसंट्रेशन के लेकर यहाँ से निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन को लेकर निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से होगा। देखो पहले आप यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट लो, ये आप नोट करो पहले। इसी तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट लो पहले और फिर उसके बाद बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, इस रिएक्शन को रफ नहीं करूंगी, पहले इसे रफ करूंगी। ठीक है, देखो यहाँ से आगे क्या करना है? यहाँ से आगे इसको इक्वेशन मान लो, ये कितनी आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 9 निकाली, ठीक इसी तरह से हम इसको लेकर निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं x और p में। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा P इज इक्वल टू CO/CO, यहाँ से आ जाएगा माइनस CT। इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, CT/CO आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू 1 माइनस CT/CO आ जाएगा। फिर इधर ले आओगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? CT/CO इज इक्वल टू 1 माइनस P आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो पहले, इतने का स्क्रीनशॉट लो। अगर मैं सारा एक साथ करा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले इतने नोट करो। अब देखो ये क्वेश्चन मान ली 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बेटा? इसके बाद जो भी करोगे बिल्कुल सिंपल है। आपको इक्वेशन नंबर 9 लेनी है और इक्वेशन नंबर 10 लेनी है और इसको लेकर आगे सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 9 ले लो या ये मान लो इक्वेशन नंबर 9। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 9 लो और 10 लो, इसको सॉल्व करो। देखो हमें क्या निकालना था? हमें शुरू में ये निकालना था कि आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुरू में कितने हैं और बाद में कितने हैं, ये निकालने थे हमें। तो यहाँ से ये निकालने के लिए आपने फॉर्मूला डेराइव कर लिया। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये आ गया और नंबर ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये आ गया। ये आपका क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएंगे? इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 आपके इंप्लाइज करेंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10। ये क्या आ जाएगा? यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये इनको आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा? NO1 माइनस P इज इक्वल टू NT। और ठीक इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से CT इज इक्वल टू CO1 माइनस P आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। आपको अगर यहाँ से दे दिया जाए कि किसी भी कंपाउंड की, ये न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, अगर किसी कंपाउंड में आपको दे दिए जाए कि एंड नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली दे दिए जाए किसी भी कंपाउंड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए है, कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स, कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप
ये इसके लिए, और ये है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, मॉलिक्यूल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका मैकेनिज्म है ये हो गया कंप्लीट, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है आगे आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म हो गया काइनेटिक्स के लिए, यानी कि हमने न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और उसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_इंडिया, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।